Good morning, students. This is Riya Raheja, and in this class, we are going to continue the third chapter, Glimpses of the Past. So, इस chapter में हम एक proper timeline को understand कर रहे हैं 1757 to 1857. Basically, we are understanding the main reasons and causes of the first war of independence. ओके तो हम क्या है इस टाइम पीरियड के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिया में वो किन कारणों से हुआ, किन रीजंस की वजह से हुआ। तो कुछ रीजंस हमने लास्ट क्लास में भी अंडरस्टैंड किए थे, अब उनको एक बार रिकॉल करेंगे। सो फर्स्ट रीज़न क्या था कि इंडियन प्रिंसेस थे वो आपसे क्या कर रहे थे, फाइट करने लगे। ठीक है, तो फाइट करने के लिए वो इंग्लिश मैन की हेल्प लेने लगे। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, इंग्लिश मैन को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं तो इनका फ़ायदा उठाया जाए। राइट। सेकंड थिंग कि जो कुछ इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलने लगे। ठीक है, उनके उनके साइड पर हो गए। थर्ड थिंग क्या हुई, कुछ सुपरस्टिशंस थे हम इंडियंस में, लाइक चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, जिनका फ़ायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और इस वजह से क्या था, इन सुपरस्टिशंस की वजह से क्या थे, हम एक साथ मिलकर उनके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो थिंकिंग थी वो ही अलग थी अभी। ठीक है, आपसे ही थिंकिंग मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट रीज़न क्या था कि जो लैंड्स थी, जो फार्मर्स थे, उनकी लैंड्स चली गई थी क्योंकि उन पर हाई टैक्सेस लगे। टैक्सेस पे नहीं कर पाए तो ब्रिटिशर्स ने उनकी लैंड्स ले ली। नेक्स्ट रीज़न क्या था, जो इंडियन आर्टिस्ट थे, ठीक है, अब वो क्या थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो हैंड से चीज़ें बनाया करते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी मतलब कि क्लेवरनेस दिखाकर मशीनरी से वही प्रोडक्ट्स मतलब कि कम टाइम में बनाने लगे। तो ऑटोमेटिकली क्या था कि हर तरीके से इंडियंस को लॉस हो रहा था। राइट। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ चेंजेस पढ़ेंगे इसके बाद में कि इंडियंस में उसके बाद क्या चेंजेस आए कि सब लोग जो अलग अलग क्या थे, ग्रुप्स में बट गए थे, वो अब एक साथ आकर ब्रिटिशर्स के साथ कैसे फाइट करते हैं, उनके अगेंस्ट कैसे जाते हैं, बेसिकली एक साथ मिलकर। ठीक है, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 4 से। ओके, पॉइंट नंबर 3 तक हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड कर लिया था। पॉइंट नंबर 4, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, 1772 टू 1833 टाइमलाइन हमें दिया हुआ है। ओके, राजा राम मोहन रॉय और राम मोहन रॉय, अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय कैसे इंसान थे, लर्न्ड मैन थे, मतलब कि काफ़ी एजुकेटेड थे वो। ठीक है, काफ़ी अच्छा पढ़ाई के कांटेक्ट में थे, पढ़े लिखे थे। तो उनकी सोच क्या थी, बाकी इंडियन से अलग थी। कैसे कि वो समझ पा रहे थे कि इंडिया की जो क्या है, खुद ही इंडियंस में क्या है, कुछ गलतियां चल रही हैं जिन कारण से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम पर रूल कर रहे हैं, हम पर शासन कर रहे हैं। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. डिस्पाइज क्या होता है, अपने आप को कम समझना। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि इंडियंस को क्या है, डिस्पाइज, अपने आप को वो क्या ना समझे, कम नहीं समझे, कि जो हमारा एंशियंट ओल्ड जो कल्चर है वो क्या है, बहुत ही ग्रेट है, महान है। और हम क्या है, अपनी कोई भी अपनी पावर के साथ क्या है, कोई भी अचीवमेंट को पा सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा। रिफॉर्म मीन्स चेंज फॉर द बेटर, यानी कि बेटरमेंट के लिए कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। सुपरस्टिशंस क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को रुइन कर रहे हैं। रुइन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, उमा से, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. बहुत ही अच्छी लाइन्स उन्होंने यहाँ पर बताई राम मोहन रॉय ने कि काउस क्या हैं, अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं। ठीक है, ब्राउन कलर की, ब्लैक और वाइट, बट जो मिल्क है उसका कलर कैसा होता है, सेम। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल उन्होंने क्यों लिया, ये बताने के लिए कि इंडियन सोसाइटी में बहुत ही अलग अलग
कास्ट रिलीजन के लोग हैं, लेकिन जो उनका मेन जो एसेंस है, हम सब क्या हैं, इंडियंस हैं। चाहे हम कितने भी कास्ट में और रिलीजन में बटे हुए हैं, लेकिन जो हमारी नेशनैलिटी है वो क्या है, सबकी सेम है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है। अब डिफरेंट टीचर्स क्या हैं, हर एक रिलीजन के बारे में अलग अलग बात करते हैं, अलग तरीके से सिखाते हैं, लेकिन जो रिलीजन का एसेंस है, एसेंस मीन्स जो मेन आइडिया है, मेन थॉट क्या है, वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो काउस का एग्जाम्पल लेके क्या है, राम मोहन रॉय ने अपनी वाइफ को समझाया, ठीक है, नेशनैलिटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। अब ये पिक्चर किन की है, सेम राम मोहन रॉय की, ठीक है। तो वो किस किस से अट्रैक्टेड थे, साइंस से, ठीक है, लॉजिक से, एक्सपेरिमेंट से वो क्या थे, अट्रैक्टेड थे, एंड मॉडर्न नॉलेज से भी अट्रैक्टेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका मानना था कि जो आपके पास नॉलेज है वो बिल्कुल कैसे होनी चाहिए, प्रैक्टिकल, जिसको आम लाइफ में आप अपनी लाइफ में क्या कर सको, उनको यूज कर सको, और साइंटिफिक होनी चाहिए। साइंटिफिक मतलब कि क्या है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम एक क्या है चीज़ को प्रूव कर देते हैं, साइंस में ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो हर एक जो हमारा थॉट है वो बिल्कुल साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए। He crossed the seas and went to England, see what made the British powerful. There he told them. उसके बाद वो क्या किया, उन्होंने सीज को क्रॉस किया और वो दूसरे देश चले गए, इंग्लैंड, ठीक है, ये देखने के लिए कि ब्रिटिशर्स जो क्या इतने पावरफुल कैसे हैं। वहाँ पर उन्होंने जाकर क्या कहा, उन ब्रिटिशर्स को कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, ठीक है, कि हमने तुम्हें मान लिया है कि तुम हमारे क्या हो, रूलर्स हो, हमारे शासक हो, ठीक है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन तुम्हें भी हमें क्या समझना पड़ेगा, एज अ सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स मतलब कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, वो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा मेन काम क्या है, हमारी देखभाल करना, मतलब कि हमारी देख रेख करना, कि हमें सिखाना कि नई चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये कहा कि इन्होंने, राम मोहन राय ने, कहाँ जाकर, इंग्लैंड में जाकर उन लोगों को ये बात कही। ओके, नेक्स्ट उन्होंने और क्या क्या किया, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स। अब ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, सेम मोहन रॉय के लिए ही। उन्होंने वो मतलब कि वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, ताकि वो अपनी बात मतलब कि बहुत सारे लोगों को बता सकें, ठीक है, बजाय कि वो एक एक के पास जाएं, कि उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया कि जो मेरे थॉट्स हैं वो आम जनता तक, सब तक पहुंच पाएं। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। बट जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये क्या होगा, डाउट हो गया। सस्पिशियस मतलब डाउटफुल। ब्रिटिशर्स क्या हो गए, इस बात को उनके माइंड में एक डाउट आ गया कि ये जो न्यूज़पेपर अगर सबने पढ़ लिया, ठीक है, तो लोग क्या हो जाएंगे, हमारे अगेंस्ट। उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम ये ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उन पर रूल कर पा रहे हैं। और उन न्यूज़पेपर को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया इन 1823। ओके, सो यहाँ तक का पार्ट था राम मोहन रॉय। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशन। अब क्या हो गया, अब टाइम पीरियड क्या है, 1765 टू 1835। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, दबाव, कि ब्रिटिशर का दबाव अभी इस टाइम पीरियड पर भी था, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हम पर बहुत ज़्यादा एक तरह से रूल कर रहे थे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस। लेकिन ब्रिटिशर्स का भी क्या चल रहा था, वही चीज़ कि वो इंडियंस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। अब उन्होंने एक और रूल बना दिया एक तरीके से। क्या रूल था, इन 1883 में ये रूल बनाया कि इंडियन जो हमारी बात नहीं मानेगा, ठीक है, या जो हमें टैक्स पे नहीं करेगा या हमारे अगेंस्ट जाएगा, उसे क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। अब कोर्ट में जाने से पहले ही उसको जेल में डाल दिया जाएगा। कोर्ट मतलब कि क्या, मतलब कि वहां पर बैठकर कोई एक जज होगा जो आपकी भी बात सुनेगा, दोनों की साइड सुनकर फिर वो एक डिसीजन देगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसीजर था वो उन्होंने बिल्कुल कैंसिल आउट ही कर दिया कि ये प्रोसीजर तो हम फॉलो ही नहीं करेंगे, सीधा जेल में डाल देंगे। नेक्स्ट, बाय
29, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. और साथ में वो क्या करने लग गए, ब्रिटिश मतलब कि लोग जो थे वो क्या थे, इंग्लिश मैन थे, वो ब्रिटेन से एक्सपोर्ट करने लगे. एक्सपोर्ट मतलब सेल करना, सॉरी, ठीक है. दे सोल्ड ब्रिटिश गुड्स टू इंडियंस, ठीक है. वो क्या है, एक्सपोर्ट करने लग गए. और यहाँ पर एक प्रॉपर क्या है फिगर दिया हुआ है कि 7 करोड़ रुपीस की कुछ गुड्स क्या हुई, इंडिया में आई, ठीक है, ब्रिटेन से. नेक्स्ट, all the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. अब इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, हर तरीके से जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे वो बेनिफिट में चल रहे थे कि वो क्या है, इंडिया से ही मतलब कि बहुत ज़्यादा सैलरीज लेने लग गए. यानी इंडस्ट्रीज में काम करके बड़ी बड़ी सैलरीज लेने लग गए, ह्यूज सैलरीज वो लेने लग गए, जबकि इंडियंस को क्या है बहुत ही कम अमाउंट में सैलरी दी जाती थी. और क्या करते थे साथ में, एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स यहाँ से क्या कि बेनिफिट्स, कि वो प्राइवेट बिजनेस करके भी अपना ही बेनिफिट वो निकालने लगे. कैसे, वही आर्टिस्ट जो क्या थे, जो चाहे आर्टिस्ट या कोई भी एक स्मॉल बिजनेस ले लो, इंडिया में क्या थे, उनके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो हैंड से चीज़ें बनाया करते थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी मशीनरी की. लेकिन ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, तो वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाकर वहाँ से भी अपना बेनिफिट या फॉर्च्यून निकालने लगे. तो ऑटोमेटिकली हम क्या कह सकते हैं कि इंडियंस लॉस में ही चल रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो ओवर पावर कर रहे थे इंडियंस को. नेक्स्ट, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. अब गवर्नर जनरल कौन, मतलब कि क्या है, जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स को क्या एक मेन जो एक फेस दिखा दिया जाता है कि गवर्नर जनरल बेंटिक थे. रिपोर्टेड बैक होम, उन्होंने रिपोर्ट किया, बताया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग इन इंडिया. कॉटन वीवर्स यानी हम इंडियंस की बात की गई है कि जो कॉटन वीवर्स थे, वीवर क्या होता है, बुनना, ठीक है, जो इंडियन कॉटन वीवर्स थे उनकी हालत कैसी हो गई थी कि उनकी जो बोन्स हैं वो ही दिखने लगी. मतलब वो इतने पुअर होते जा रहे थे. लुक एट दिस पिक्चर, कि जो इंडियन फार्मर्स इतने ज़्यादा क्या हो जा रहे थे, पुअर होते जा रहे थे कि उनकी बोन्स भी दिखने लगी. यानी कि क्या है कि ये जो बेंटिक थे उन्होंने क्या है इंडिया की हालत बताई अपनी इस लाइन में, कि जो इंडियन फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुके थे, उनकी लैंड्स जा चुकी थी, उनके पास कोई सोर्स नहीं था इनकम का, और दूसरी तरफ वो क्या हो रहे थे, मर रहे थे ड्यू टू हंगर, स्टार्वेशन, भूख से. जब उन्हें खाना नहीं मिल रहा था तो वो क्या हो रहे थे, मर रहे थे. नेक्स्ट इज द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die. मतलब एक तरह से लूट ही मचा के रखी हुई थी ब्रिटिशर्स ने, कि वो लूट रहे थे कंपनीज को, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी. ठीक है, तो इस टाइम पर क्या था, वही से इंडियंस लॉस में जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या हैं, बहुत ही बेनिफिट्स में चल रहे थे. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, डिससेटिस्फैक्शन. अब टाइमलाइन क्या है, 1835 टू 56. अब हम देखो उस टाइम पीरियड तक आते जा रहे हैं कि 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. तो अब इस टाइम पीरियड में डिससेटिस्फैक्शन जागी हम सब इंडियंस में. डिससेटिस्फैक्शन मतलब कि वो इस एनवायरनमेंट से क्या थे, सेटिस्फाई नहीं थे, कि जो ब्रिटिशर्स है वो हम पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रूल कर रहे हैं, और बहुत ही गलत तरीके से. ना तो हमें वो कोई मतलब कि सैलरी दे रहे हैं जब हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी नहीं, और दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं और उन्हें जेल में भी डाला जा रहा है. तो इन सब सिचुएशन से वो क्या थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कुछ प्रॉपर लोगों के थ्रू कैसे एक रिफॉर्म आया सोसाइटी में, और लोगों की जो थिंकिंग थी वो चेंज हुई. ओके, नेक्स्ट, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत. इंडिया में जो एजुकेशन थी यानी कि जो पढ़ाई लिखाई होती थी वो 2 लैंग्वेजेस में हुआ करती थी पहले. पर्शियन यानी जिसको हम पारसी लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी में, एंड संस्कृत लैंग्वेज. ये तो हमें पता ही है कि एंशियंट जो लैंग्वेज है वो क्या है, संस्कृत, और उसके साथ में पर्शियन भी. In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. अब क्या है, एक नए लॉर्ड आए, मतलब कि लॉर्ड मैकॉले आए वहाँ पर, जिन्होंने एक चेंज किया. अब यहाँ लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ठीक है. अब लैंग्वेज में क्या चेंज आया,
वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। मैकॉले ने क्या अपना एक सजेशन रखा कि हमें नेटिव्स को यानी इंडियंस को क्या सिखानी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। आई अग्री। उसके बाद गवर्नर जनरल ने भी क्या कर दिया, अग्री कर दिया कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि हमें इंडियंस को भी इंग्लिश सिखानी पड़ेगी ताकि हम उन्हें क्या कर सकें। अब बताओ, इंग्लिश सिखाएंगे तो फायदा किसको होगा, सबसे ज्यादा फायदा किनको होगा, ब्रिटिशर्स को। कैसे होगा? English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब इंग्लिश सिखाने का मेन मोटिव क्या था कि हम उन्हें क्या बना दें, क्लर्क बना सके, यानी उन्हें थोड़ी इंग्लिश आ सके कि वो हमारे छोटे मोटे काम, क्लैरिकल जॉब्स कर सके। पेटी मीन्स क्या होता है, स्मॉल, यानी कि छोटी मोटी जॉब्स क्लैरिकल वे में, यानी फाइल्स इकट्ठी करके रखा, उन्हें ऑर्डर में लगा देना। ठीक है, ये छोटे मोटे काम करने के लिए इंडियंस को रखा जाए। प्रोसीजर क्या था कि उन्हें पहले इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए कि ताकि वो हमारी लैंग्वेज को समझ सके। और इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इससे क्या होगा कि नई क्या है, इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब कि क्या हो जाएंगे फिर वो जो इंडियंस हैं, जो जिनकी सोच अभी भी उन्हें सुपरस्टिशंस में हैं, उनसे बढ़कर वो क्या है, कुछ नया सीख पाएंगे, इंटेलेक्चुअल पर्सन बन पाएंगे। इंटेलेक्चुअल्स मीन क्या होता है, ऐसे पर्सन जो बहुत सोच समझ के लॉजिक लगाकर किसी एक डिसीजन पर आए, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट इज ओके अभी सब यही पढ़ेंगे। वी मस्ट एजुकेट our brothers and try to improve their material conditions. For that we must convey our grievances to the British Parliament. उसके बाद अब ये इंडियंस क्या बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने ब्रदर्स को, अपने भाइयों को एजुकेट करना पड़ेगा हमें, और ताकि उनकी जो इतनी बुरी कंडीशंस हैं वो कुछ क्या हो सके, बेहतर हो सके। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी ग्रीवेंसेस क्या होता है, अपनी तकलीफ, अपनी जो प्रॉब्लम्स को वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस कारण हमें क्या करना पड़ेगा, इंडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे केयर्ड लिटल अबाउट द इन नीड ऑफ इंडियंस। ये तो हम सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो बिल्कुल, उनको कोई केयर नहीं थी इंडियन की फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. अब इंडियंस में क्या है, कुछ चेंज देखो दिखेगा। क्या चेंज है कि जो हमारे इंडियन किंग्स हैं वो अब क्या बन चुके हैं, ब्रिटिशर्स के पपेट्स बन चुके हैं, कठपुतली बन चुके हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, और जो हमारी जॉब्स हैं वो भी जा चुकी हैं। और एक और पर्सन क्या कह रहे हैं कि जॉब ही नहीं, हमारी लैंड्स भी यहाँ से जा चुकी हैं। और इन्होंने क्या कर दिया है, हमारे जो ब्रदर्स हैं उनको कन्वर्ट, यानी कि जो कुछ इंग्लिशमैन के साथ में मिल गए थे, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, एक पर्सन क्या कह रहा है कि बस कि हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, किनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब क्या है, चेंज देखो, बिल्कुल एकदम से सडन चेंज आया। जैसे ही एजुकेशन की बात हुई तो क्या हुआ, लोगों के माइंड में अलग अलग विचार आने लगे। ठीक है, In 1856, by 1856, the British had conquered the whole of the India. पहले हमने पढ़ा था 1765 का टाइम पीरियड, जिसमें हमने मैप के थ्रू अंडरस्टैंड किया था कि जो पार्ट था वो ज़्यादातर किससे फिल, कौन से कलर से फिल था, येलो कलर से। मतलब क्या डिनोट कर रहा था, जो इंडियन किंग्स के पास में था इंडिया का जो पार्ट। लेकिन अब देखो सारा का सारा ये क्या हो चुका है, पिंक कलर, यानी जो अब रूलिंग पावर ज़्यादा किसके पास आ गई थी, ब्रिटिशर्स के पास में। लेकिन अब एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी कि हम इंडियंस में चेंज आ रहा था, हमारी जो सोच थी वो मिलने लगी थी एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पार्क्स। स्पार्क्स क्या होता है, फायर। ठीक है, अब हमें क्या हुई, एक जब हमारी सोच मिलने लगी तो एक फायर, एक हमारे में नया ही जोश आया। स्पार्क का हिंदी मीनिंग होता है प्रॉपर चिंगारी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो फायर से ही क्या निकलेगी, चिंगारी निकलेगी। तो हम में अब एक नई क्या हो गई, एक एनर्जी आ गई।
अब ये टाइम पीरियड क्या है, 1855 टू 1857, वही टाइम पीरियड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस ईयर में ही क्या हुआ था, वॉर हुआ था. Taxes continued to ruin the peasants. The Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. अब क्या था, टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे. पीजेंट्स होता है फार्मर्स, ठीक है. तो अब एक बंगाल के प्रॉपर एक ट्राइब की बात हो रही है, जैसे कास्ट या प्रॉपर क्या होते हैं, ट्राइब बन जाती है ना, संथल्स, ठीक है. तो उनकी भी ज़मीन, उनकी भी लैंड चली गई थी ड्यू टू द न्यू लैंड रूल्स. और वो क्या थे, बिल्कुल अब उनकी लैंड चली गई थी, उनके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, तो वो बहुत ही डेस्परेट, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, एक्साइटेड से हो गए कि हमें क्या करना है, फाइट करना है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. 1855 में उन्होंने क्या किया, रेबिलियन होता है वॉर, उन्होंने रिवोल्ट या वॉर किया, लड़ाई किया. और मैस्कर्ड क्या होता है, मार देना, किल्ड. और यूरोपियंस को मार दिया और उनके सपोर्टर्स को भी साथ में क्या कर दिया, मार दिया. तो अब जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, एक ट्राइब से, ठीक है, संथल ट्राइब से हुआ, जो कहाँ रहती थी, बंगाल में. 1855 में ही फर्स्ट जो वॉर एक कहेंगे रेबिलियन वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है. नेक्स्ट इज डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू. अब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक आर्मी भी थी, और उस आर्मी में क्या थे, इंग्लिशमैन तो थे ही, साथ में इंडियंस भी थे, ठीक है. सोल्जर्स यानी इंग्लिशमैन के साथ साथ इंडियन सोल्जर्स भी थे उस आर्मी में, ठीक है. तो उस आर्मी की जो इनर जो क्या थे, वो भी क्या हो रहे थे, इनर क्या कहेंगे कि डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे थे, ठीक है. क्या डिस्प्यूट्स थे, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स. तो इंडियंस जो सोल्जर्स थे उस आर्मी की, वो क्या बात कर रहे थे कि जो वाइट सोल्जर हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो सोल्जर्स हैं, वो क्या है, उनको ह्यूज पे मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है. मेंशन क्या होता है, महल, उन्हें बड़े बड़े महल दिए जाते हैं रहने के लिए. लेकिन हमें क्या है, उतनी पे या उतना हमें कंफर्ट नहीं दिया जाता है. वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें मतलब बहुत ही कम सैलरी, पिटेंस मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती थी, और बहुत ही प्रमोशन क्या होता है, मतलब कि एक पोस्ट से नेक्स्ट पोस्ट पर आना, जो हमारी प्रमोशंस हैं वो भी क्या होती हैं, बहुत स्लो होती हैं. द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स. अब यहाँ पर क्या है, इंडियंस भी हैं और एक जो क्या है, वाइट सोल्जर भी हैं. इंडियन सोल्जर क्या कह रहे हैं कि द अंग्रेज, अंग्रेज किसके लिए, वही उस वाइट मैन के लिए, जो हमें क्या कहते हैं, उस सी को क्रॉस करने की बात करते हैं कि तुम उस सी को क्रॉस कर दो. अब उस सी को क्रॉस करना, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सी को क्रॉस करना मतलब क्या, कि तुम्हारा जो रिलीजन है, इंडियन रिलीजन है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो जब बात आई रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, तो ऑटोमेटिकली जो इंडियंस थे वो क्या हो गए, उनकी सोच में भी बदलाव आया. क्या बदलाव, कि हम ये टोपी वाला कौन होता है, टोपी वाला कौन, दिस इज ये जो मैन है ना जिन्होंने टोपी पहनी हुई है, तो ये क्या है, वाइट सोल्जर हैं, ठीक है. तो ये जो वाइट सोल्जर कौन होते हैं, कि जो हमारे इतने पुराने जो कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, उनके अगेंस्ट हमें करवाने वाले ये जो वाइट मैन कौन होते हैं. तो मतलब कि जो आर्मी में जो इंडियंस थे, उनमें भी अब क्या हो गया था, वो उनकी सोच भी अब मिलने लगी, और वो किसके अगेंस्ट हो गए, वाइट सोल्जर्स के अगेंस्ट हो गए. नेक्स्ट, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज. हमें क्या करना पड़ेगा, इन अंग्रेजों को यहाँ से निकालना पड़ेगा. सिपाही मंगल पांडे अटैक द एजेंटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड. अब सिपाही मंगल पांडे भी उन्हीं इंग्लिश मैन की जो आर्मी थी, यानी कि जो कहें ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, उनमें ही क्या थे, एक सिपाही थे. बट ये थे कौन, इंडियन थे, ठीक है. हम सबको पता है कि मंगल पांडे के साथ क्या हुआ था, राइट. तो मंगल पांडे ने क्या किया, अटैक किया. एजुटेंट होता है ऑफिसर, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे आर्मी के, ठीक है. ऑफिस रेजिमेंट मतलब कि उनके जो ग्रुप के, यानी कि कुछ ग्रुप्स बना दिए जाते थे सोल्जर्स के, उस ग्रुप के या रेजिमेंट के जो ऑफिसर थे, उनको क्या कर दिया, उन पर अटैक किया और उन्हें मार दिया. और बदले में उनको क्या मिला, एग्जीक्यूटेड. वो तो हम सबको पता है कि उन्हें मार दिया गया था, राइट.
नेक्स्ट इज थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपोइज रिवोल्टेड। अब क्या हुआ, मंगल पांडे को तो मार दिया गया, लेकिन जो अदर सिपोइज थे, जो ब्रिटिश की आर्मी में थे, उन्होंने भी क्या किया, वॉर किया, रिवोल्ट किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। और रिटर्न में उन्हें क्या मिला, उनकी यूनिफॉर्म्स ले ली गई, ठीक है, ब्रिटिशर्स उनसे उनकी यूनिफॉर्म ले गई, उन्हें ह्यूमिलेट किया गया, ह्यूमिलेट मत किया गया, और साथ में उन्हें जंजीरों में डाल दिया गया, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा तंग किया गया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे। Next is few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। वहीं पर कुछ इंग्लिशमैन थे, वो क्या कर रहे थे, समझ पा रहे थे कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो अपने रीति रिवाजों को लेकर कितने ज़्यादा मतलब कि एक तरह से बंधे हुए हैं। तो उन्होंने इसको क्या बनाया, एक वेपन बनाया, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उन्हें तोड़ सके, उन्हें अलग कर सके। कैसे? ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। उसके बाद एक जो इंग्लिश मैन है वो क्या कहता है कि ब्राह्मण सोल्जर, यहाँ पर देखो कि ये यहाँ एक ब्राह्मण सोल्जर है और यहाँ एक मुस्लिम सोल्जर भी हैं, ठीक है। तो क्या इन दोनों को क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ये पता है कि जब तुम हमसे फाइट करते हो या हमारे अगेंस्ट गन उठाते हो, तो उसके अंदर की जो कहेंगे कि जो बाइट बुलेट को, जो उसका आगे का जो हिस्सा होता है उसको क्या करना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था, काट के निकालना पड़ता था। तो जो तुम हिस्सा या जो तुम पार्ट बाइट करते हो किससे बना होता है, फैट ऑफ काउज एंड पिग से बना हुआ होता है। तो आप सबको पता है कि हम इंडियंस के लिए काउज या कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उन्हें क्या मानते हैं, गॉडेस मानते हैं, राइट। तो ये जो बात सुनकर अब ब्राह्मण सोल्जर को क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, इमोशनल हो गए कि ये जो गन्स को हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें किन को यूज़ करना पड़ रहा है, फैट ऑफ काउज। और साथ में मुस्लिम सोल्जर के लिए क्या कहा कि इसमें जो फैट होता है किन का होता है, पिग्स का होता है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने दोनों रिलीजन के सोल्जर्स पर अटैक किया, ठीक है। वट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो सोल्जर्स ने क्या कहा कि अच्छा ऐसा है कि वाइट मैन ने क्या किया है, हमें डिसीव किया है, हमें धोखा दिया है। नेक्स्ट इज सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। अब ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद क्या हुआ, विलेज टू विलेज चपातीस जाने लगी, जिसमें वो एक मैसेज देते थे कि अब इस विलेज के एम्परर को यानी किंग को क्या है, बाकी सब आम लोगों की या दूसरे विलेज के लोगों की ज़रूरत है फाइट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यानी अब विलेज के आपसी लोग क्या हैं, एक दूसरे की हेल्प करने आ गए, किनसे लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। तो ये क्या है, एक दूसरे को मैसेज किसके थ्रू भेजने लगे, चपातीस के थ्रू। अब ये पर्सन दे रहा है मैसेज, देखो चपाती दे रहा है, और दूसरा पर्सन क्या कह रहा है कि येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हाँ, कि मेरे जो गांव के सभी जो मैन हैं, आदमी हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट इज सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। लोटस फ्लावर इंडियन सोल्जर्स के बीच में क्या करने लगे, सर्कुलेट, यानी कि वो एक दूसरे को देने लगे। क्या क्या सिंबलाइज कर रहे थे, डेथ टू द फॉरेनर, यानी कि वो सिंबल्स यूज करने लगे कि हम पर कोई शक ना करे और हम क्या करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और ऑटोमेटिकली किनको मारे, फॉरेनर्स को। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। अब क्या है, जो सब गांव के लोग या सब मिलकर क्या करने लगे, देशभक्त को यानी पेट्रियट्स को क्या करने लगे, शेल्टर देने लगे और हेल्प करने लगे। यानी अब सिर्फ आर्मी यानी कि इंडियन सोल्जर्स ही नहीं, आम इंडियंस भी क्या करने लगे, एक दूसरे की हेल्प करने लगे और सब साथ में आने लगे। ओके, नेक्स्ट इज रिवोल्ट। अब नेक्स्ट टाइम, अब ये लास्ट टाइम आ गया किसका, रिवोल्ट का, वॉर का टाइम आ गया। और ईयर कौन सा है, 1857। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब मेरठ में क्या हुआ, एक बहुत ही वायलेंट आउटब्रेक, क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, जिसमें इंडियंस ने क्या किया, अगेंस्ट जाके फाइट किया, किनसे, ब्रिटिशर्स से। नेक्स्ट द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर। और ये जो वॉर था वो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अब इंडियंस को समझ में आने लगा था
कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं उनको निकालना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सिपोइज मार्च टू दिल्ली, सब सिपाहियों ने या सिपोइज ने मिलकर दिल्ली की तरफ मार्च किया, यानी दिल्ली की तरफ बढ़े। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह। उसके बाद क्या है, इस पिक्चर के थ्रू देखो कि सब जो क्या है सिपोइज हैं वो आकर सपोर्ट करने आए हैं किनको, बहादुर शाह को। ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह को सपोर्ट करने किस लिए आए, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। नेक्स्ट इज मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सो। अब क्या हुआ, फार्मर्स के साथ तो जो हो चुका था, अब बात किन पर आ गई, लैंडलॉर्ड्स पर भी आ गई कि उनकी ज़मीनें भी जाने लगी ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनमें अब एंगर से वो भर गए थे कि अब हमें क्या करना है, फाइट करना है। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अब क्या टाइम है कि वाइट मैन का जो रूल है, जो शासन है, वो खत्म होना चाहिए। यस विल हेल्प यू, और हम क्या, अब लैंडलॉर्ड्स क्या कहते हैं कि हाँ हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, यानी अब सिपोइज और आम जनता कहें और लैंडलॉर्ड सब मिलकर क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होकर खड़े हो गए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ व बिटर। The white man has taken away my kingdom. They joined the upsurge against the foreigner. अब ये क्या है, लखनऊ की क्या है, बेगम हजरत, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, अब वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गई। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनका राज्य भी ले लिया था और वो भी इस जो वॉर के साथ हो गई, मतलब अपसर्ज का मीनिंग यहाँ पर क्या है, वॉर। ठीक है, इस वॉर में वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाकर अब खड़ी हो गई। यानी अभी क्या है, प्रॉपर प्लेसेस के नेम दिए गए हैं, प्रॉपर लीडर्स के नेम, या जो भी फेमस पर्सन थे वो कैसे जुड़े इस, मतलब कि मेनली क्या हो रहा था कि चाहे वो अपने ही रीजंस की वजह से जुड़ रहे थे कि लैंडलॉर्ड्स के ऊपर बात आई तब वो खड़े हुए, जो अलग अलग प्लेसेस के किंग या क्वींस पर जब बात आई तब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, सब एक साथ में आ गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। अब क्या है, कुछ ग्रुप्स बन जाते थे तो फिर एक लीडर भी बन जाया करते थे जो क्या करेंगे, लीड करेंगे कि किस डायरेक्शन से हमें अटैक करना है ब्रिटिशर्स पर। राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वाइट मैन हैं, वो हमारी लैंड को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए क्या करो, राइज, खड़े हो, एक साथ मिलकर खड़े हो। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, यानी मतलब हर जगह से अब क्या है, लोग साथ आकर खड़े हो गए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अजीमुल्ला खान टोल्ड तांत्या टोपी। अब तांत्या टोपी की को क्या कह रहे हैं, अजीमुल्ला खान, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें इंडिपेंडेंस वॉर के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, या पेशवा नाना की, कि वो हमें क्या करे, लीड करे। एज लीडर वो चाहते थे कि पेशवा नाना हमारी हेल्प करें। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। उसके बाद जो भी सब पैट्रियट्स थे उन्होंने पाउंस्ड होता है अटैक करना, अटैक किया ब्रिटिशर्स पर और लड़ाई किया, फोर्ट पिच्ड बैटल्स। पिच्ड बैटल्स मतलब कि पूरे नॉर्थ इंडिया से सब लोग मिलकर, पिच्ड बैटल्स होते हैं जब बहुत ही ज़्यादा भीड़, मतलब कि लोग मिलकर क्या करें, अटैक करें, उसे क्या बोलते हैं, पिच्ड बैटल्स। ठीक है, तो उन सब लोगों ने मिलकर लड़ाई की और ब्रिटिशर्स को क्या किया, उनके अगेंस्ट गए। नेक्स्ट इज 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। अब देखो 80-year-old यानी 80 साल के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, वो भी, उन्होंने भी क्या किया, फाइट किया। ठीक है, अब लास्ट में उनके साथ क्या हुआ कि उन्हें क्या लग गई, एक बुलेट, एक गोली लग गई उन्हें, कहाँ, रिस्ट पर, और उन्हें क्या कहा, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और क्या कहते हैं कि गंगा माता को कहते हैं कि दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, अपनी पूरी लाइफ दे रहा हूँ, मतलब कि मरते वक्त उन्होंने ये कहा। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये जो स्टोरी थी, जो हमने इतना
नॉलेज गेन किया थ्रू एस डी सावंत, ठीक है, जो इसके राइटर हैं एस डी सावंत, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट एस डी सावंत। सो इस क्लास के थ्रू हमने सब अंडरस्टैंड कर लिया कि जो मेन रीजंस क्या थे कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे गए और हमारा जो वॉर है वो किस तरह सक्सेसफुल हुआ, या हम अपनी जो थिंकिंग से उठ पाए। मेनली क्या थी, हमारी जो सोच थी, जो नैरो माइंडेड सोच हो गई थी, लेकिन उससे ऊपर उठकर हमने क्या किया, सबके साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया। आई होप that story is clear to you. If you have any doubt, you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.